जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी अब जो लॉन्ग वीडियोस की क्लास होगी वो डिजिटल बोर्ड में होगी, तो इस जगह पर मैं अब आपको बहुत सारे कंटेंट नए नए तरीकों से डिलीवर भी कर सकता हूं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है कि आपको लाइट का थोड़ा बहुत इश्यू हो, क्योंकि मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि लाइट कैसा आएगा, क्या आएगा। अगर आपको थोड़ा फर्स्ट वीडियो में दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ों को ठीक कर सकूं। क्लियर है? चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो काम है, आपको मालूम होगा कि एएलपी का ना सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, और उसमें बहुत सारे बच्चे इन 2 दिनों में ना बहुत मैसेज कर दिए मेरे को कि सर मेरा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, हम कितना करेंगे, कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ साफ तौर पे, जिस भी बच्चे का 40 प्लस नंबर आ रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो अनरिजर्व हो, एससी एसटी जो भी हो, आप सीबीटी 2 का तैयारी करना चालू कर दीजिए बेटा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी जब सीबीटी 2 का आप तैयारी करेंगे ना, तो ये जो नंबर आया है ना, ये नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और नॉर्मलाइजेशन में बच्चों का नंबर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा पता है? क्योंकि अभी जो पेपर हुआ है ना एएलपी का, ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईजी पेपर था लेकिन कैलकुलेटिव था। क्लियर हो रहा है? तो उस जगह पे नॉर्मलाइजेशन में सबको अच्छा नंबर मिलेगा, अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो। एक्यूरेसी का मतलब है, जैसे अभी एक बच्ची है, उसका ना वो बोली कि सर मैंने 48 बनाया था, अटेम्प्ट किया था, और मेरे ना 4 गलती है, और मेरे मार्क्स ना कुछ 42 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं एक्यूरेसी की। जैसे देखिए 48 सही था, 4 गलत हुआ, तो इसका एक्यूरेसी ठीक ठाक है। समझ रहे? तो ऐसे बच्चे लोग को एक्यूरेसी में बहुत, नॉर्मलाइजेशन में बहुत फायदा मिलेगा। अब कोई बच्चा ऐसा है, मान लो, जो पूरा का पूरा, मतलब मान लीजिए कि 175 क्वेश्चन पूरा ना, इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन बनाया है, और उसके 20 गलत हो गए हैं और 30 सही हो गए। तो इससे क्या होगा, इस बच्चे का क्या हो गया, एक्यूरेसी डाउन हो गया, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन फिर उसको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर बात करने नहीं आए हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आपका 40 से ज़्यादा आ रहा है तो आप सीबीटी 2 का तैयारी चालू रखिए, क्योंकि पेपर अगर निकल जाएगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा। ठीक है ना? सीबीटी 1 का ही तैयारी करने में सीबीटी 2 का आपको पता चलेगा। क्लियर है? चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो इलेक्ट्रिकल वाले लोग के लिए है, जो इलेक्ट्रिकल से जो एएलपी का सीबीटी 2 देंगे। ठीक है? जो एएलपी का सीबीटी 2 देने वाले हैं उनके लिए है। और ये आज मैं आपको 50 एमसीक्यूज कराऊंगा, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है ना, इसीलिए 50 का मैं करा रहा हूँ। आपका रिस्पॉन्स से ही मैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चन का पूरा सीरीज लाऊंगा। और ये क्वेश्चन और कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर ही है डायरेक्ट, जो ना तो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा और ना ही किसी ऐप में मिलेगा। ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगा बेटा इसका। ठीक है ना? आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ आएगा। क्लियर है? चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर 1 ये लिखा है ना, ये वाला चीज है। देखिए कहाँ पर कहाँ है ये क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको मिलेगा। ये डेट कब का है? 10/11/2004 का है। डिपार्टमेंट किसका है? पोर्ट का है। जो इसका कोड भी मैंने दिया है। ठीक है ना? आप कभी भी मैच भी कर सकते हैं। ये ऑफिशियल पेपर का है, और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आयोग ने आंसर क्या लिया है। ठीक है ना? ये मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बेटा। और अगर आपको ऑफलाइन बैच चाहिए तो राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 6 में बैच चालू है। आप लोग आके कभी भी ज्वाइन करिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। ठीक है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, रेटेड वोल्टेज ऑफ सिंगल फेज सप्लाई फॉर डोमेस्टिक कनेक्शन इन आवर स्टेट। ये आवर स्टेट जो बोल रहे हैं, मतलब ये किसी ना किसी जगह पर यूज किया होगा। पोर्ट का पेपर है पक्का, वो कहीं ना कहीं समुद्र के बगल वाला, जैसे आंध्र प्रदेश हो सकता है, कर्नाटक हो सकता है, केरल हो सकता है, ये सब का पेपर होगा कहीं से। चाहे किसी भी स्टेट का हो, सिंगल फेज का हमेशा जो वोल्टेज रहता है 230 होता है। अगर 3 फेज बोले रहता है तो 400 आंसर हो जाता है। ठीक है?
द मैक्सिमम करंट इन अ ब्रांच सर्किट ऑफ हाउस होल्ड वायरिंग इज लिमिटेड टू। एक जो घरेलू वायरिंग होता है ना, उसमें मैक्सिमम करंट का लिमिट क्या होता है? तो इसका लिमिट होता है हमेशा 5 एम्पियर। ठीक है, इसमें ITI के भी लेवल के क्वेश्चन है, जेई लेवल के भी क्वेश्चन है, जो कि ध्यान रखेगा आपके लिए काम आएगा। RRB जेई वाले लोग के लिए भी काम आएगा, और जो ALP का CBT 2 देंगे उसके लिए भी काम आएगा, साथ में SSC जेई वाले लोग के लिए भी काम आएगा। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा। ठीक है, चले आगे देखते हैं। The third pin of the 3-pin plug connection for household electrical equipments provide। जो हाउस होल्ड जैसे घरेलू में ना जो 3 पिन रहता है, 3 पिन में जो तीसरा पिन रहता है ना, वो किसके लिए यूज होता है? चेक फॉर फेज एंड न्यूट्रल कनेक्शन। नहीं भाई, ये नहीं होगा। मोर एफिशिएंसी फॉर द इक्विपमेंट, ये भी नहीं होगा। रिटर्न पाथ फॉर द करंट, ये भी नहीं होगा। सेफ्टी फॉर द ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए मैं नहीं दिखूं चलेगा, बोर्ड दिखना चाहिए आपको। क्लियर है? यही चीज आप मेरे को बताएंगे कमेंट में कि आपको सब चीज विजिबल है कि नहीं, तभी तो मैं उसमें कुछ सुधार कर पाऊंगा। ठीक है ना, चले फिर अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सेवरल पावर स्टेशन एंड सब स्टेशन इज। बोल रहा है भाई ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन लाइन का सिस्टम होता है जो बहुत सारे सब स्टेशन और स्टेशंस को क्या करे, जोड़ कर रखता है। तो ये क्या होगा? बस बार होता नहीं है, बस बार तो कांस्टेंट वोल्टेज रहता है। ग्रिड, यही ग्रिड आंसर होगा। कैरियर नाम का कुछ चीज नहीं रहा। डी मतलब आइसोलेटर, एक स्विच जैसा होता है। तो आंसर क्या होगा भाई? ग्रिड आंसर है। ठीक है, आप लोग अपना मैच करते जाएंगे कि अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो बनाना है आपको। N type semiconductor is formed by doping intrinsic silicon by। मतलब बोल रहा है एक N टाइप सेमीकंडक्टर को किसके द्वारा फाइंड आउट करते हैं? डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया। तो डोपिंग का मतलब ये है। तो किसके द्वारा डोप किया जाता है? सल्फर, बोरॉन, सोडियम या फास्फोरस। तो इसका आंसर रहेगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। The number of electrons in the outermost orbit on an acceptor impurities। एक्सेप्टर का मतलब होता है जो ग्राही होते हैं ना, एक्सेप्टर का मतलब होता है जो ग्रहण करते हैं, और एक होता है डोनर। यहां पर लिखे रहता है डोनर। डोनर का मतलब होता है दाता। ठीक है ना, जो देने वाला होता है उसी को डोनर कहते हैं। तो बोल रहा है कि एक एक्सेप्टर इंप्योरिटीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के संख्या क्या होगी? बाह्यतम कोश में, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो एक्सेप्टर है इसलिए 3। अगर डोनर रहता ना तो आंसर आता 5। ठीक है, मैं सबका आंसर बता रहा हूं। The transistor configuration which will have both current and voltage gain is। ऐसा कौन सा ट्रांजिस्टर है जिसका करंट गेन भी होता है और वोल्टेज गेन भी होता है? तो आपको यहाँ पर है कॉमन बेस होगा नहीं, कॉमन कलेक्टर नहीं होता, कॉमन एमिटर आपका सही आंसर है। देखिए मैं ही इसको टाइप किया हूं ना, तो ये बी और बी कुछ चीजें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, है ना, क्योंकि ये सब मैं ही किया होता तो थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी आपको, तो थोड़ा देख लीजिएगा। ये ऑप्शन सी होगा ना, कॉमन एमिटर। ठीक है, इतना तो आप थोड़ा सा मेरे को कर ही सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a phase shift oscillator the transistor used will be working in। देखिए पूरा क्वेश्चन पलट दिया, इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है। अगर आपको प्योर टेक्निकल कंटेंट चाहिए तो आप मेरा टेक्निकल चैनल जो है भाग्यराज इलेक्ट्रिकल गुरु, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। उसमें प्योर टेक्निकल की चीजें मिलेगी, और इस चैनल में भी वीडियो में आपको शॉर्ट्स में मैंने ट्रांजिस्टर को पूरा समझाया है। ट्रांजिस्टर का पूरा एक चैप्टर ही मिलेगा आपको, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। बोल रहा है कौन से रीजन में ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर, जिसको बोलते हैं दोलित्र के जैसा काम करता है? तो आपके ऑप्शन है कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेटेड रीजन या कट ऑफ एंड सैचुरेटेड रीजन। तो सही आंसर होगा एक्टिव रीजन। थोड़ा सा मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझा देता हूं। देखिए ये जो रहता है ना, आपने सुना भी होगा, इसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी ये मैं अगर बोला ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहा हूं, जैसे मैं बोला
एमीटर बेस, ठीक है, एक है कलेक्टर बेस, ये लिख रहा हूं, ठीक है, कलेक्टर बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं बोला कि ये किस टाइप का वर्क करेगा और किस रीजन में काम कर रहा है, ठीक है। ये 4 पॉइंट में मैं आपको यहां पर चीजें बता रहा हूं और हमेशा इसको याद रखना है बेटा, कुछ भी हो जाएगा आपको याद रखना है इसमें। ये मैंने शॉर्ट्स में भी दिया था और बोला था आपको कि एकदम याद कर लीजिएगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन हमेशा बनाता ही है वो, ठीक है ना। बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है बेटा, हमेशा याद करके इसको चलना है। आप जितने बार अच्छे से पढ़ेंगे ना उतना आपके लिए सही रहेगा, ठीक। देखिए ये इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहला नंबर, एमीटर बेस जब फॉरवर्ड में होगा, ये ऐसे लिखना है फॉरवर्ड, ये भी आ जाएगा फॉरवर्ड, ये होगा फॉरवर्ड रिवर्स, यहाँ पे है रिवर्स फॉरवर्ड और लास्ट बनेगा ये वाला, ये लास्ट बनेगा ऐसा, ठीक। इसको बना लेता हूं मैं, आप देखिएगा, बस ये कलर छोड़ दीजिए कैसे कैसे बन रहा है, बस आप बस ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। ये 4 रीजन पे आपको बात करना है, एक होगा रिवर्स, एक होगा रिवर्स और रिवर्स। यहां पे रीजन याद रखेगा SARC, सार्क, सार्क नाम से याद रखिएगा। जब दोनों फॉरवर्ड में होंगे ना तो ये ऑन स्विच के जैसा काम करता है, बंद स्विच के जैसे। कौन से क्षेत्र में? सैचुरेशन रीजन में। एस का मतलब है सैचुरेशन, ए का मतलब है एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन में एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में रहता है, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में रहता है। तो ये जो आएगा इसको बोलते हैं ऑसिलेटर। ये दोलित्र के जैसा इस रीजन पर काम करता है। एक है रिवर्स रीजन, तो रिवर्स में ये रिवर्स मोड में है, ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो ये काम करता है अटेनुएटर के जैसा, अटेनुएटर। और लास्ट है जब दोनों रिवर्स बायस में रहेंगे तो ये हमेशा ऑफ स्विच जैसा काम करेगा, बंद स्विच। इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना लेंगे ना तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में? आपसे पूछ रहा होगा कि इनमें से ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर जैसे किस जगह किस रीजन पर काम करेगा? तो एक्टिव रीजन पर ऑसिलेटर के जैसा काम करेगा। The parameter which is used to be tuned to obtain a required station is radio is। रेडियो स्टेशन पे एक ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसका हम बहुतायत में यूज करते हैं? तो इसका आंसर आएगा भाई कैपेसिटेंस। क्लियर है। अगर ये टीवी बोले रहता ना तो टीवी में फिर मेरा मतलब लिमिट होता है, जैसे इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सब यूज होता है टेलीविजन में, ठीक है। The small IC chip containing the circuit necessary for the functioning of arithmetic logic and control unit of the computer is known as। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा छोटा सा भाग होता है या एक पार्ट ही है समझ लीजिए, जिसमें क्या है जो आईसी जैसे यूज भी कर सकते हैं और उसमें मैं गणितीय लॉजिक कंपेयर सब कर सकता हूं। तो क्या क्या आंसर है? मेमोरी, मेमोरी नहीं भाई, यहाँ पर तो सब चीजें स्टोर होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क ये भी नहीं होगा, ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। इंटरफेसिंग सर्किट ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर ये 8085 और 8086 जैसा होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रेक्टिफायर यूज्ड सर्किट इज यूज्ड टू, रेक्टिफायर क्या काम करता है? कन्वर्ट डीसी टू एसी। नहीं भाई, ये जो डीसी से एसी है ये इन्वर्टर करता है, ठीक। कन्वर्ट एसी टू डीसी, ये सही जवाब है।
रिड्यूस रिपल्स, रिपल्स का जो काम करने का काम रहता है वो फिल्टर करता है भाई। और स्टेबलाइजर वोल्टेज ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा आंसर होगा, कन्वर्ट एसी टू डीसी। जैसे ये बात आता है आपको ध्यान रखना है इस जगह पे कि अगर मैं आपको बोलूं कि डीसी टू डीसी कन्वर्जन कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना है चॉपर। चॉपर है जो डीसी टू डीसी कन्वर्जन करेगा। और एसी को एसी में ही कन्वर्ट कौन करेगा, तो साइक्लो कन्वर्टर। ये सब आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बस ये लेक्चर सुनते जाइए बेटा, आपको बहुत सारा चीज नया नया मिलते जाएगा। क्लियर है। अगर आपको पेपर इजी लग रहा होगा तो एक बार मैं बोलूंगा बना के जरूर देखिएगा बेटा। गलत फहमी में मत रहिए कि अरे इतना सिंपल पेपर है। सिंपल नहीं है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, यही पेपर आपके पास आ जाएगा तो आपसे बनेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके मैं 10 दिन में 10 बार, ये पूरा 100 क्वेश्चन का सेट है, मैं 50 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ आज के डेट में। कल फिर से आपको 50 करा दूंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपको चीजें समझ और सटीक है। क्लियर है। The type of modulation used in TV picture signal transmission is, टीवी पिक्चर में कौन सा हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं करते हैं भाई। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी नहीं करते, पल्स मॉड्यूलेशन भी नहीं करते, ये वेस्ट्रिगल साइड बैंड ये हमारा काम का रहता है। कभी कभी आप बूस्टर देखेंगे जो ऐसे ऐसे कभी कभी कुछ होता है तो हम चेंज करते हैं, इसी को बोलते हैं वेस्ट्रिगल साइड बैंड, ठीक है। द साइंटिस्ट हु इन्वेस्टेड एक्सरे वॉज, इनमें से कौन सा साइंटिस्ट था जो एक्सरे का खोज किया था, तो आप देखेंगे विलियम क्रूक्स, रदरफोर्ड, हेनरी बैकवेल और रॉन्गस्टन। तो ये है रॉन्गस्टन ने ही एक्सरे का खोज किया था। द एसी सप्लाई स्टेप अप हाई वोल्टेज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज इट इज, क्या होगा, फास्टर नहीं भाई। बोल रहा है कि एक एसी सप्लाई को स्टेप अप किया जाता है हाई वोल्टेज में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस जैसी बात करेगा आपको मालूम होना चाहिए 160 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से ज्यादा। क्लियर है। तो इसमें फिर कैपेसिटेंस का इफेक्ट वगैरह सब आता होगा, आपको ध्यान रखना है। 11 केवी में मेरा जनरेशन होता है और इसको हम लोग वापस 132 केवी में ट्रांसफर करते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन का बात चल रहा है, प्राइमरी ट्रांसमिशन में। उसके बाद ये वापस धीरे 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 कम होते होते ये हमारे पास आता है 240 और 440 वोल्ट, ऐसे करके इसमें आता है। तो ये क्या होता है कि 11 केवी से हम 132 केवी क्यों करते हैं, तो ये क्या होगा, फास्टर नहीं, सेफ भी नहीं, इजियर भी नहीं, क्या होगा, इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल होता है हमारे लिए। द ट्रांसफॉर्मर कोर इज लैमिनेटेड टू अवॉइड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू, एक ट्रांसफॉर्मर का कोर है उसको किस एनर्जी के लिए हम लॉस लेते हैं, तो हमेशा क्या है, एडी करंट लॉस के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर के कोर को लैमिनेट करते हैं। और किससे लैमिनेट करते हैं, तो सिलिकॉन स्टील से लैमिनेट करते हैं। और सिलिकॉन स्टील का है, एडी करंट का बात है, तो जो एडी करंट लॉस होता है हमेशा आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए आगे। क्वेश्चन बोल रहा है द एसी सप्लाई कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, इनमें से किसके लिए एसी सप्लाई यूज नहीं हो सकता, हीटिंग, लाइटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस या ड्राइव। तो ये जो है हीटिंग, हीटिंग का आपको पता है बेटा I²R होता है जो डीसी में चलता है ना। डीसी में जैसे ही पावर का बात होता है ना, तो डीसी में आप पावर बोलते हैं V/I, ठीक है। पावर बराबर V² डिवाइडेड बाई R, पावर बराबर I²R। तो यही और कुछ नहीं, यही हीटिंग होता है। और एसी का अगर बात करेंगे, मैंने आपको फुल डिटेल एनालिसिस में सब कराया हुआ है। आप मेरे पहले का भी टेक्निकल वीडियो पूरा देखेंगे ना, तो आपको मैं बार बार फॉर्मूला लिख लिख के बताता हूँ, याद रखिएगा। एसी का बात करेंगे तो पावर इक्वल टू होता है VI cos φ, ये सिंगल फेस के लिए है। अगर 3 फेस के लिए रहेगा ना तो पावर होता है √3 VI cos φ। इसमें भी बहुत सारे पार्ट है बेटा, एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर, एक होता है एपरेंट पावर। क्लियर हो रहा है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, जो होता है √3 VI cos φ।
रिएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय, जो √3 VI sin phi चलता है, और एपरेंट का मतलब होता है आभासी, जो √3 VI में चलता है। पावर का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। जितने बार आप पढ़ लेंगे उतने बार आपको याद रहेगा, नहीं भी तो गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूला मैं यहीं पे दे दिया। क्लियर है? जितना याद करेंगे उतना अच्छा रहेगा बेटा आपके लिए। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट इंसुलेटर इज इक्वल टू, इसमें से कौन सा होगा जो एक परफेक्ट इंसुलेटर, जो एक शुद्ध कुचालक होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा इनफाइनाइट होता है। याद रखिएगा जो मेगा ओम है ये हमेशा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का हमेशा यूनिट होता है मेगा ओम। किलो ओम का नहीं बोल रहा हूँ। जीरो किसका रहेगा? तो एक शुद्ध कंडक्टर जो चालक होता है उसका प्रतिरोध होता है 0। अमंग द वेरियस इलेक्ट्रिकल मशीन द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज गिवन बाय, इन सभी में जितने मशीन है ना, इसमें से सबसे अधिक दक्षता कौन देता है? तो आपके ऑप्शन है इंडक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर, सिंक्रोनस मोटर या डीसी सीरीज मोटर। तो इसका आंसर रहेगा बी, ट्रांसफॉर्मर। इंटरपोल्स इन डीसी मशीन आर यूज्ड फॉर, आपको पता है बेटा इंटरपोल क्या होता है? जो पोल्स के बीच में लगे रहता है, जैसे ये एक पोल है, ये एक पोल है, ये एक पोल है, जैसे आपने पढ़ा होगा NS, तो इसी के बीच में ना इंटरपोल लगता है। दो पोल्स के बीच में हमेशा इंटरपोल लगे रहता है, जिसकी नंबर हमेशा क्या होती है? सम संख्या होती है। इसका नंबर हमेशा कैसा होता है? सम संख्या। ITI में बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये किस लिए लगाते हैं? इसका यूज क्या होता है? तो जो इसका यूज होता है ना, हमेशा इंप्रूविंग कम्यूटेशन के प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए हमेशा इंटरपोल का यूज किया जाता है। फिर बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स इन 1 सेकेंड डज द AC वोल्टेज इन अ सर्किट बिकम्स 0 इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। बोल रहा है भाई आपको मालूम होगा कि 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी में एक चक्र कितने बार शून्य होता है? बोल रहा है 50 हर्ट्ज में। आपको मालूम है जो आवृत्ति होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसका मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, चक्र प्रति सेकंड। एक सेकंड में घूमने बनने वाले चक्रों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। मतलब आप देखिए ये अगर मैं ऐसा बात करूं, एक चक्र, यही है एक चक्र में कितने बार घूमा? 2 बार घूमा। मतलब यहां पर मेरा बात हो रहा है एक चक्र में, देखिए यहां अच्छे से समझिएगा, एक चक्र हुआ ऐसा, तो एक चक्र में ये 2 बार घूम रहा है, तो 50 हर्ट्ज, ये जो हर्ट्ज है ना, और कुछ नहीं बेटा, इसमें मैं 2 का गुणा कर दूंगा ना, तो चक्रों की संख्या निकल जाएगी कितनी? 100 बार वो घूमेगा 50 हर्ट्ज में, ऐसे ऐसे करके 100 बार घूमेगा वो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ना, और कुछ नहीं बेटा, इसी को बोलते हैं रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही मैं क्या बोलता हूं? रजिस्टिविटी। R = ρL डिवाइडेड बाई A होता है। यहां से रो की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा ना, R × A डिवाइडेड बाई L, जहां R रेजिस्टेंस होता है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और जो L होता है लेंथ होता है। और इसका अगर मैं यूनिट का बात करूं तो यूनिट इसका आता है ओम मीटर। ओम माइनस मीटर नहीं है भाई, ओम मीटर है, ध्यान रखिएगा, ओम इंटू मीटर है। क्लियर है? तो ये बोल रहा है, कहा गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन कंडक्टर डायमीटर। नहीं भाई, कंडक्टर मटेरियल नहीं, कंडक्टर लेंथ। देखिए ये लेंथ है ना, तो इस लेंथ पर निर्भर कर रहा है, तो ये हमारा आंसर है। रेडियस पर भी निर्भर नहीं करेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अच्छा लग रहा होगा आपको, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बेटा। ये सब में मेरा भी मेहनत है, आप थोड़ा अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको टेक्निकल जल्दी यूट्यूब में पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? नॉन टेक तो आपको मिल जाएंगे, टेक्निकल नहीं मिलेगा। क्लियर है? When the load on transformer increases, जब किसी ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ता है तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा? ये फैक्टर है ना, पावर फैक्टर क्या होगा? डिक्रीज नहीं, गलत। रिड्यूस टू 0, इंक्रीज, रिमेन्स द सेम नहीं। हमेशा क्या होता है, लोड के बढ़ने के साथ ना लोड फैक्टर में क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे लोड फैक्टर बढ़ रहा है, तो ये क्या है? इंक्रीज होगा पावर फैक्टर भी।
डबल स्पीड ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज पॉसिबल बाय। एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपको मालूम है भाई, सबसे पहला नंबर तो ये सेल्फ स्टार्ट होता है, और इसके स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, डबल कैसे कर सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड नहीं, करंट कंट्रोल का मेथड नहीं, V/F कंट्रोल भी नहीं होता है, पोल चेंजिंग टेक्निक आपको मालूम है NS इक्वल टू 120 F/P होता है। तो पोल्स को अगर मैं चेंज करूंगा ना तो स्पीड, पोल को कम किया तो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए पोल चेंजिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं। 24 असिंक्रोनस मोटर रनिंग एट ओवर एक्साइटेड कंडीशन, इसका भी मैंने शॉर्ट्स बनाया था, आपने नहीं देखा है तो जाके पहले भाग्यराज इलेक्ट्रिकल गुरु में शॉर्ट्स को पूरा एक रिवाइज कर लीजिए, उसी को आप पढ़ लेंगे ना तो आपको 10 शॉर्ट में 10 क्वेश्चन मिल जाएगा हर एक पेपर में, ठीक है ना। तो बोल रहा है एक सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड कंडीशन में कब काम करता है, लीडिंग पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर या यूनिट, तो ये हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर। अगर ये जनरेटर रहता, मोटर की जगह जनरेटर होता ना, तो मेरा आंसर आता लैगिंग पावर फैक्टर। क्लियर है, अच्छे से देखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंक्रोनस मोटर आर प्रोवाइडेड विद डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि डैम्पर वाइंडिंग किसके लिए यूज करते हैं। तो अगर एक जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर का बात कर रहा है और एक मोटर का बात कर रहा है, तो मोटर में हमेशा ये सेल्फ स्टार्टिंग करता है, सेल्फ स्टार्टिंग के लिए उपयोग करते हैं। जनरेटर में ये मैकेनिकल बैलेंस के लिए काम आता है, लेकिन मोटर में हमेशा सेल्फ स्टार्टिंग के लिए काम आएगा। तो इसका आंसर है स्टार्टिंग द मोटर। मोटर को स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। द जनरेटेड वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर इज कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग। क्या होगा, एक किसी आइसोलेटेड अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है उसको मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, आर्मेचर कंट्रोल के द्वारा नहीं कर सकता, प्राइम मूवर के द्वारा नहीं कर सकता, लोड रेजिस्टेंस के द्वारा नहीं कर सकता, एक्साइटेशन ही है जो मैं एक्साइटेशन जैसे जैसे कम करूंगा। जैसे आपको मालूम है कि एक्साइटेशन के लिए हमेशा डीसी जनरेटर यूज करते हैं, जो सिंक्रोनस मोटर के रोटर को क्या करता है, एक्साइट करने का काम करता है। क्लियर है। रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज गिवन बाय, तो रेगुलेशन पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो कहीं का भी रेगुलेशन होता है चेंज इन नो लोड टू चेंज इन वोल्टेज। ध्यान से देखिएगा, चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ये सुना है आपने, चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर रेगुलेशन का बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ ये डिजिटल बोर्ड है, लाइट है, पंखा है, एसी है, तो सबको मैं एक बार पूरा बंद कर दूं तब मेरा वोल्टेज क्या आ रहा है, और सबको एक साथ चालू कर दूं तब मेरा वोल्टेज क्या आ रहा है। नो लोड पर वोल्टेज और फुल लोड के वोल्टेज का जो अनुपात आता है, जो अंतर आता है, जो क्या बोलते हैं ड्रॉप होता है, वही मेरा वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अल्टरनेटर का बोल रहा है ना, तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा राइज होता है। तो जितने भी ड्रॉप वाले ऑप्शन है ये कट गए। अगर ये मोटर रहता तो राइज वाले ऑप्शन कट जाते। क्लियर है। तो अल्टरनेटर इज गिवन बाय राइज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन लोड इज थ्रोन ऑफ। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द वॉट मीटर रीडिंग ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर गिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्या बोल रहा है। एक ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफॉर्मर में वॉट मीटर रीडिंग क्या होता है। तो वॉट मीटर रीडिंग आपको मालूम है कि हमेशा दो टाइप का टेस्ट होता है, एक ओपन सर्किट टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट। मैंने ट्रांसफॉर्मर के कंप्लीट वीडियो में पढ़ाया है, आप देखिएगा। ओपन सर्किट टेस्ट में हमेशा जो वॉट मीटर रीड करता है ना, जो वॉट मीटर रीडिंग देगा, ये हमेशा देता है आयरन लॉस को रीड करता है। आयरन लॉस बोलने का मतलब है कांस्टेंट लॉस, या इसी को मैं बोलता हूं कोर लॉस। ठीक है। और जैसे ही ओपन सर्किट का बात आता है तो इसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी साइड होता है, जो सेकेंडरी साइड होगा ये हमेशा ओपन होता है। ओपन का मतलब होता है हाई वोल्टेज रहेगा, और जो प्राइमरी साइड रहेगा वो लो वोल्टेज होता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट का मैं बात करूंगा तो शॉर्ट सर्किट में जो वॉट मीटर शो करेगा, वॉट मीटर का जो रीडिंग आएगा, ये हमेशा कॉपर लॉस को शो करेगा।
कॉपर लॉस को, और इस जगह पर क्या होगा, जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी वो शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब यहाँ पर ये लो वोल्टेज साइड होता है, और जो प्राइमरी होता है वो ओपन सर्किट होता है। प्राइमरी जो होता है ओपन सर्किट नहीं, हाई वोल्टेज साइड रहता है। क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वॉट मीटर रीडिंग ओपन सर्किट में कोर लॉस, कॉपर लॉस का रहता है तो ये क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आ जाता है। क्लियर है? चलिए, वेदर प्रूफ वायर इज यूज्ड फॉर, यहीं पे हम हारते हैं। जो इंजीनियरिंग वाले, जो डिप्लोमा वाले रहते हैं, वो यही आईटीआई वाले क्वेश्चंस को नहीं बना पाते, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है ना? वेदर प्रूफ वायर इज यूज्ड फॉर क्या होगा, सर्विस कनेक्शन, इंडस्ट्रियल वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग, गोडाउन वायरिंग। हमेशा सर्विस कनेक्शन के लिए वेदर प्रूफ वायर यूज करते हैं। द एनर्जी कंज्यूम बाय 1000 वॉट हीटर फॉर 2 आवर्स, ये भी मैंने टॉप जो 10 क्वेश्चन करवाता था टेक्निकल के, आप वीडियोस में मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन मैंने कराया है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1000 वॉट हीटर फॉर 2 आवर्स। देखिए, एनर्जी जो होता है हमेशा होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितना दिया है मुझे, 1000 वॉट, इनटू टाइम कितना दिया है, 2 घंटा। तो आप देखिएगा पूरा यूनिट किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में है। मतलब ये जो 1000 वॉट जो दिया था ना, ये नहीं भी तो 1 किलोवाट हो गया, इनटू 2, ये कितना हो गया, 2 किलोवाट। हमेशा जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये फंडा याद होना चाहिए बेटा। लिख देता हूं, 1 किलो में होता है 10 टू द पावर 3, 1 मेगा में होता है 10 टू द पावर 6, 1 गीगा में होता है 10 टू द पावर 9। ये इतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है? और ऐसी सेम होगा, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 टू द पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर में होता है 10 टू द पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर में होता है 10 टू द पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर में होता है 10 टू द पावर -9 मीटर, और 1 पिकोमीटर में होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। इसको आप जितना अच्छे से याद कर लेंगे, आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्जन करने में आसानी होगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is most suitable as the core of transformer? इसमें कौन सा ऐसा है जो ट्रांसफार्मर के कोर के लिए सबसे सुटेबल होता है? तो एल्निको, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो मिश्र जो बोलते हैं ना, मिश्र धातु होता है। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट को मिलाने पर जो धातु बनता है उसी को बोलते हैं एल्निको। इसका यूज करते हैं भाई पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में। स्टील के साथ सिलिकॉन मिलाते हैं और इसका हम लेमिनेशन करते हैं। सॉफ्ट आयरन कुछ नहीं, डिस्क होता है जिसका यूज करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। कॉपर से वाइंडिंग बनाते हैं हम लोग। ठीक है? तो कोर हमेशा किसका बनेगा, एल्निको से बनता है। द आर्मेचर करंट ऑफ अ डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द मोटर इज, कब होगा, जब डीसी मोटर का आर्मेचर करंट अधिकतम कब होता है, रनिंग एट फुल स्पीड, जब अपने पूर्ण स्पीड पर घूमे, रनिंग एट मिनिमम स्पीड, जब अपने कम स्पीड पर घूमे, स्विच्ड ऑफ के कंडीशन में, स्विच्ड ऑन के कंडीशन में। तो आंसर आएगा स्विच्ड ऑन के कंडीशन में हमेशा ये कैसा रहता है, आर्मेचर करंट हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा बेटा, आपको समझ आ रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा बेटा। आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से ही मेरे जैसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। क्लियर है? क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाना जानता हूं और मैं वही काम कर रहा हूं। आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। Which of the following is zero in a वॉटलेस सर्किट? इनमें से ऐसा कौन सा है जो वॉटलेस सर्किट में जीरो होता है? तो रेजिस्टेंस ये होता है जो वॉटलेस सर्किट में जीरो बनाता है। बाकी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांजिस्टर में कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम या डिलीवर होते रहता है। एडी करंट डज नॉट कॉज, इनमें से कौन सा है जो एडी करंट देता नहीं है, मतलब पैदा नहीं कर रहा है या प्रोवाइड नहीं करता या प्रदान नहीं करता, ऐसे बोल रहे हैं। तो डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग होता है जो पीएमएमसी में यूज करते हैं। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं।
दूसरा नंबर है हीटिंग, ये एक ऑप्शन लग रहा है हीटिंग। लॉस ऑफ एनर्जी भी नहीं होगा क्योंकि एडी करंट एनर्जी लॉस होता है। स्पार्किंग भी नहीं होगा, स्पार्किंग हमेशा शॉर्ट सर्किट करंट या लीकेज करंट करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। द सेफ करंट फॉर फ्यूज वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एक फ्यूज वायर का जो सेफ करंट होता है किस पर निर्भर नहीं करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं भाई ये नहीं, लेंथ, रजिस्टिविटी या डायमीटर, तो हमेशा लेंथ पर निर्भर नहीं करता है फ्यूज वायर। और जैसे फ्यूज वायर का बात हो रहा है ना, तो समझ जाइएगा जो फ्यूज वायर का जो लेंथ होता है ना, ये हमेशा किसके बेस पर बनाया जाता है, वोल्टेज के बेस पर बनाया जाता है, वोल्टेज के बेस पर बनाया जाता है कि फ्यूज वायर कितना लंबा होगा, इतना लंबा होगा कि इतना लंबा होता है, तो वोल्टेज के बेस पे। लेकिन फ्यूज वायर की जो रेटिंग होती है ना, जो रेटिंग होती है वो एम्पियर होता है, ध्यान रखिएगा। मेरे को फ्यूज वायर कहीं लेने जाऊंगा या फ्यूज लेने जाऊंगा तो मेरे को एम्पियर बोल के 5 एम्पियर का देना भैया, 16 एम्पियर का फ्यूज देना, ऐसा लेके बोलना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। The induced EMF cannot be produced by maintaining a large but constant current। देखिए सबसे पहला बोल रहा है इंड्यूस्ड EMF इनमें से किसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है। तो आपको मालूम है फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम होता है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बोलता है कि कहीं पे अगर करंट चेंज हो रहा है ना, तो उसके कारण वोल्टेज में, या कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसके कारण EMF इंड्यूस्ड होगा। इसीलिए आप बोलते हैं E इक्वल टू क्या होता है, -N d∅/dt। आप ये बोलते हैं ये d∅/dt ही दिखा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है ना, मतलब फील्ड चेंज हो रहा है, तो कहीं पे भी बिना चेंज वाला ही ऑप्शन रहेगा। तो क्या बोल रहा है, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट बोल दिया मतलब यही है जो EMF इंड्यूस नहीं कर सकता। बाकी मूविंग अ मैग्नेट नियर अ सर्किट, किसी सर्किट के पास मैग्नेट ले जाओगे EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। मूविंग अ सर्किट नियर अ मैग्नेट मतलब सर्किट को मैग्नेट के पास ले जाओगे तो भी EMF इंड्यूस्ड होगा। चेंज हो गया करंट का मतलब EMF इंड्यूस होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर आर रेटेड इन, जो अल्टरनेटर होता है ना उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। केवीए का मीनिंग है ट्रांसफार्मर का भी केवीए में होता है, लेकिन अगर मोटर रहता ना तो मोटर की रेटिंग होती हमेशा HP या मैं बोलता किलोवाट। ठीक है, ये व्यावसायिक मोटर का होता है और ये नॉर्मल जो भी हम लोग घरों पे यूज करते हैं कमर्शियल के लिए। आप देखिएगा एक HP जो रहता है ना, इसको मैं बोलता हूँ 735.5 वॉट, और एक HP में ही मैं ये भी बोलता हूँ 746 वॉट। ये हम यूज करते हैं कब, ये हम डिफरेंट जगह पर यूज करते हैं। न्यूमेरिकल में इसको लेना है कि इसको लेना है, ये आउटपुट पावर वोल्टेज पर निर्भर करता है कि वो न्यूमेरिकल में देख के लेते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ DC सीरीज मोटर एट नो लोड इज, नो लोड पर DC सीरीज मोटर का स्पीड क्या होगा। तो हमेशा नो लोड पर जो DC सीरीज मोटर का स्पीड जो होता है ना, हमेशा इन्फिनिटी चल जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि DC सीरीज मोटर का सबसे ज्यादा स्टार्टिंग और हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है कब, नो लोड पर, है ना। DC सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं ट्रैक्शन में। ट्रैक्शन का मतलब जो रेलगाड़ी चलता है ना उसका पहिए में DC सीरीज मोटर ही लगे रहता है। जो आप क्रेन यूज करते हुए देखते हैं तो क्रेन इतना भारी लोड जो उठाता है ना, उसमें DC सीरीज मोटर ही यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा क्या होगा इसका, इन्फिनिटी चला जाता है। ठीक है, केज इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार्टेड यूजिंग, केज इंडक्शन मोटर 3 पॉइंट स्टार्टर, ये DC के लिए यूज होगा। 4 पॉइंट स्टार्टर DC के लिए यूज होगा। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो इसका आंसर आएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए हम लोग केज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। द एक्साइटर इज अ स्मॉल, क्या होता है, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि एक्साइटर का मतलब होता है एक DC जनरेटर जो सिंक्रोनस मोटर के रोटर को एक्साइट करता है।
तो ये इसका आंसर क्या होगा, जनरेटर डेट एनर्जाइज द फील्ड स्ट्रक्चर। ये सब नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको मालूम है मोटर विच स्टार्ट द जनरेटर ये तो होता नहीं है। डिवाइस टू कन्वर्ट एसी टू डीसी ये तो रेक्टिफायर, अभी आपने बताया था कि ये रेक्टिफायर होता है। डिवाइस टू कन्वर्ट डीसी टू एसी ये इन्वर्टर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 41, आज 50 क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। एक कम्यूटेटर सेगमेंट कैसे बनता है, कम्यूटेटर सेगमेंट का मतलब होगा, आप देखेंगे ये रोटर का पार्ट होता है इस टाइप का, इसमें हम लोग ऐसे ऐसे सेगमेंट करके बनाते हैं रोटर में। तो ये बोल रहा है कि किससे बनता है, सॉफ्ट आयरन, नहीं भाई सॉफ्ट आयरन से नहीं बनता। पॉलिश्ड सिल्वर बना सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा महंगा चले जाएगा, और ऐसा महंगा कि जितने का बच्चा नहीं उतने का झुनझुन्ना हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये तो नहीं कर सकते। ग्राफिक्स का भी यूज नहीं करते, किसका यूज करेंगे, हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनाते हैं। द मटेरियल यूज्ड फॉर अर्थिंग शीट, अर्थिंग शीट के लिए मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, जीआई शीट, एल्यूमिनियम शीट, एमएस शीट या टिन शीट। इसके बारे में भी मैंने शॉर्ट्स में बनाया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। आंसर आएगा जीआई शीट। मैं आप सभी को काम दे रहा हूं कि उस जीआई शीट का मेरे को डायमीटर कितना होता है आप रफली बताएंगे, ठीक है। चले, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ, एक एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो बहुत कम होता है, लेस देन 0.1 ओम के लगभग आता है, ठीक है। मेगा ओम का जैसी बात करते हैं तो ये हमेशा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का होता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। एनर्जी मीटर कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग का मतलब होता है जो इंडिकेट करता है, ये नहीं होगा। इंटीग्रेटिंग, एनर्जी जो होता है ना, पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और समाकलन लगा दूं तो ये एक प्रकार का समाकलित यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा, कौन सा होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग में आपको अगर ये भी पूछता एम्पियर आवर मीटर, तो ये भी क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता। क्लियर है। द अर्थ वायर इज हाउस होल्ड वायरिंग इज, क्या होगा अर्थ वायर का जो मैं यूज करता हूं, तो हाउस होल्ड घरेलू वायरिंग में जो अर्थ वायर यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, 14 SWG स्टील वायर, 8 SWG है ये बेटा, जी कॉपर वायर, 14 SWG कॉपर वायर या 20 SWG कॉपर वायर। तो इसका आंसर होगा 14 SWG कॉपर वायर। ये SWG ये क्या होता है, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, बहुत कॉमन नेम है, आप यूज करिए, करते भी होंगे, इसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। याद से जवाब दीजिएगा बेटा, ये घरेलू पूछ रहे हैं ना, अगर इंडस्ट्रियल पूछता या कमर्शियल पूछता, व्यावसायिक रूप से बोलता, तो मैं बोलता 20 SWG कॉपर वायर, ठीक है। देखिए एस से आपको बताना है, W का मतलब होता है वायर, G का मतलब होता है गेज, इतना मैं बता दिया। एस क्या रिप्रेजेंट करता है आप मुझे बताएंगे। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन, मतलब एक इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट। जैसे यहाँ पे लाइट पड़ रहा है ना, तो लाइट की इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो आपको याद रखना ये वाला LIC, लाइट इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। LIC आपने सुना है जीवन के साथ, जीवन के बाद भी, तो इसका क्या होगा आंसर, कैंडेला। अ ट्रांसफॉर्मर वेरीज द आउटपुट, एक ट्रांसफॉर्मर क्या वेरी करता है, तो ट्रांसफॉर्मर के डेफिनेशन से हमको पता है कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो भाई फ्रीक्वेंसी तो वेरी कर नहीं सकता, ट्रांसफॉर्मर को कांस्टेंट पावर डिवाइस भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर में लगभग एनर्जी समान होती है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो वेरीज क्या करेगा भाई, करंट को हमेशा क्या करता है, वेरी कराता है। What will happen if the supply voltage to a synchronous motor is slightly increased? बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर के सप्लाई वोल्टेज को मैं स्लाइटली बढ़ाऊं तो क्या होगा, इट्स स्पीड विल इंक्रीज, गलत हो जाएगा। इट्स स्पीड विल डिक्रीज, नहीं होगा। इट्स स्पीड रिमेन सेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर आपको मालूम है 1500 RPM में घूमता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है NS =
120F/P। इसकी जो स्पीड होती है ना हमेशा फ्रीक्वेंसी और पोल्स की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि वोल्टेज को। तो चाहे वोल्टेज बढ़ाए घटाए जो भी हो, सिंक्रोनस मोटर हमेशा 1500 आरपीएम में ही घूमेगा। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अगर 3000 आरपीएम रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, सुपर सिंक्रोनस स्पीड। In a 3-point starter, no volt coil is connected in series with। 3-point starter में no volt coil, आपको मालूम है दो चीजें होता है, एक no volt coil होता है और एक ओवरलोड रिलीज कॉइल होता है। रिलीज कॉइल होता है, ओवरलोड रिलीज कॉइल। तो जो नो वोल्ट कॉइल होता है 3-point स्टार्टर में हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है। अगर यही 4-point स्टार्टर रहता तो सीरीज की जगह क्या हो जाता, पैरेलल हो जाता। अगर 4-point स्टार्टर होता तो एक ही मैं डबल क्वेश्चन भी करा रहा हूं, ध्यान देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड विथ अ ब्रेक मैग्नेट। इनमें से कौन सा है जो ब्रेक मैग्नेट के द्वारा फिट होता है या ब्रेक मैग्नेट के साथ फिट होता है? मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, अर्थ मैगर, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। तो आंसर रहेगा मूविंग आयरन वोल्ट मीटर। और जैसे ही ये मूविंग आयरन वोल्ट मीटर का बात आता है तो मैं आपको कुछ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये अभी खत्म नहीं हुआ था, ये अभी और भी 100 क्वेश्चन तक है। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन तक है, मैं इसको आपको कराऊंगा। लेकिन पहले आप ये 50 क्वेश्चन में देख लीजिए कि आपको सब चीज सही दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि कल से मैं पूरा 100 क्वेश्चन ही कराना चालू करूंगा। ठीक है ना, तो ये अपने दोस्तों में जरूर भेज दीजिएगा बेटा, क्योंकि CBT 2 के लिए ही तैयारी करवा रहा हूं मैं। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा मैं आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता के ये वीडियो खत्म करूंगा। देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ध्यान दीजिएगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मेरे पास 3 टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक PMMC, एक मूविंग आयरन और एक EMMC। ठीक है, तो अगर मैं इसका ध्यान दूं तो PMMC हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट पर चलता है। मैग्नेटिक इफेक्ट इसका मेन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, मूविंग आयरन का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो रहेगा हमेशा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन जो EMMC होता है ना, इसका रहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका मेन वो रहता है प्रिंसिपल। ठीक, PMMC का जो टॉर्क होता है ना, इसका फॉर्मूला आता है BINA, बीना बोलते हैं। इसका जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है वो आता है I²/2 DL/d थीटा। ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका जो आता है ये टॉर्क बराबर ये आता है I² DM/d थीटा। क्लियर है? तीसरा नंबर, यहां पर भी स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होगा। स्प्रिंग कंट्रोल क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल में TC समानुपाती होता है थीटा के। इसमें भी स्प्रिंग कंट्रोल और इसमें भी स्प्रिंग कंट्रोल ही यूज करते हैं। यहां पर जो यूज होता है वो है एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग हम लोग यूज करते हैं। एक साथ सारे पॉइंट दे दे रहा हूं बेटा आपको, हर एग्जाम में काम आएगा। इसमें जो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और इसमें भी हम लोग EMMC में भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? ये हमेशा बेस्ट फॉर DC मेजरमेंट होता है। बेस्ट फॉर DC मेजरमेंट ये जो रहेगा हमेशा बेस्ट फॉर AC मेजरमेंट, बट यूज्ड फॉर बोथ AC एंड DC। इसका यूज AC और DC दोनों में कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट किसके लिए होगा? AC में, क्योंकि DC के लिए बेस्ट है PMMC। ठीक, लेकिन जो ये EMMC होता है ना, इसका यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर, शक्ति की गणना के लिए इसका यूज करते हैं। इसी को हम लोग, यही इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ना वॉट मीटर भी बोलते हैं। वॉट मीटर। ठीक है, EMMC का मतलब भी होता है जिसमें PMMC और मूविंग आयरन का
कॉम्बिनेशन छुपा हो, इसी को बोलते हैं ईएमएमसी। तो कुछ ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।